जय हिंद दोस्तों। द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, सुस्वागतम। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके जो सब्जेक्ट में हिंदी है, ये आपके सब्जेक्ट में हिंदी है भैया, एक सब्जेक्ट, और जिसमें आपका जो बटा हुआ है पोर्शन वो ग्रामर और प्रोज में बटा हुआ है। इसी में आपकी पोइट्री भी है, यानी इतने सेक्शन में ये बटा हुआ है। ग्रामर में भी कई सेक्शन में बांट दिया गया है। अगर बात किया जाए तो ग्रामर में आपका फिर इसी में एसे वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। एसे, आर्टिकल लिखना, एप्लीकेशन लिखना, और एक शुद्ध मैं बात करूँ तो प्योर ग्रामर जो आएगी आपकी, जिसमें आप पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो आप पढ़ेंगे। तो ये ग्रामर का पोर्शन मैं कवर कराऊंगा, जिसमें आपका रस होगा, रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, सोरठा, दोहा, संधि, समास, इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक आपके मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए होंगी। हिंदी दोनों में सेम है, लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा है। यानी कि अगर रस की बात करें तो हाई स्कूल में अर्थात क्लास 10th में केवल 2 रस हैं, इंटर में पूरा दिया गया है। छंद की बात करें तो 2 ही हैं, बाकी सब दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोला भी यहाँ है भाई, रस, छंद, अलंकार, रोला, सोरठा, दोहा, सारी चीज़ें। यानी कि ये ग्रामर का सारा पोर्शन मैं आपको करवाऊँगा 10th और 12th दोनों का। आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवाऊंगा, यानी कि हिंदी आपकी जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड और पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। फालतू की बातें हम लोग इधर उधर नहीं करेंगे। तो आज इस क्लास में पहले रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, छंद, सोरठा, दोहा, ये सब सीखने से पहले कुछ चीज़ों को हम सीख लें। और वो कुछ चीज़ें ये हैं कि हम हिंदी को जान लें, आखिर हिंदी होती क्या है, हिंदी है क्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है ना, अगर आपको क्लास 10th में पढ़ना है, अगर आप क्लास 10th गए हैं पढ़ने के लिए, अगर आज आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो भैया आप नर्सरी पढ़ कर आए हैं, है ना। नर्सरी का मतलब KG1, KG2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब 10 पहुँचे, फिर 11, तब 12 पहुँचेंगे। यानी कि एक क्रम, एक क्या है भैया, एक क्रम है। एक क्रम से आप पढ़ते हुए आए हैं। जो नर्सरी की क्लास थी, इससे पहले अब आ गया है प्ले ग्रुप होगा, फिर KG1, KG2 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे UG में, फिर PG में। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ना शुरू किए तो आपको डायरेक्ट इंटर में भेज दिया गया, या डायरेक्ट 10th में भेज दिया गया, या डायरेक्ट आपको ग्रेजुएशन में डाल दिया गया, या डायरेक्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में डाल दिया गया। ऐसा तो होता नहीं। तो उसी प्रकार से हिंदी पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम पहले हिंदी होती क्या है ये जानेंगे। उसके बाद हिंदी में कितने वर्ण हुआ, यानी कि हिंदी की जो वर्णमाला है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वरों के प्रकार कितने हैं, व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ये सारी जानकारी ले लेने के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे अपने टॉपिक रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, सोरठा, दोहा, इन सब चीज़ों पे हम आएंगे और सिलेबस को एक बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? हिंदी से। हिंदी होती क्या है इसकी जानकारी आज लेते हैं। हिंदी की जानकारी लेने के बाद हम लोग फिर आगे वर्णमाला की जानकारी लेंगे, स्वरों की जानकारी लेंगे, व्यंजनों की जानकारी लेंगे। जब ये व्यंजन स्वर खत्म हो जाएंगे तो हम लोग रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, रोला, सोरठा, दोहा इन सब पे चलेंगे।
और एक एक को निपटाएंगे। और एक एक को निपटाने का मतलब है एक को लेंगे, उसके बाद निपटा देंगे। निपटा देने का मतलब होता है भैया उसको ख़त्म करेंगे पढ़कर, और ज़्यादा इधर उधर नहीं कि निपटा देने का मतलब कुछ और भाषा समझे भैया, वो सब भाषा नहीं है। तो आराम से आइए, हिंदी एक बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। हिंदी बोलने में बिल्कुल शर्म ना, और कैसा शर्म करेंगे आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, यानी कि अपनी मातृभाषा को बोलने में आपको शर्म आ रही, तो फिर आप फिर किस लिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको बोलना है हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप हिंदी बोलें और बेधड़क बोलें, जहाँ है बोले हिंदी, कोई शर्म की बात नहीं कि अरे यार ये इंग्लिश बोल रहा है हमें हिंदी आ रही, कोई बात नहीं, हमें हिंदी आ रही है, ये बड़ी बात है, आ रही है ना, बहुत बड़ी बात है। आइए हिंदी की बात करते हैं। तो ये जो आपको हिंदी लिखा हुआ शब्द दिख रहा है, ये एक फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है भैया? हिंदी एक फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। तो हिंदी की बात हमने किया, हिंदी ये जो लिखा हुआ आपको दिखा वो एक फारसी शब्द है। यहाँ पे आप लिख लें, हिंदी एक फारसी शब्द है, यानी कि हिंदी जो शब्द लिखा हुआ है हिंदी, वो एक फारसी शब्द है, और जिसका अर्थ होता है जो हीनता को नष्ट करे, जो हीनता को नष्ट करे। समझ रहे हैं? देख रहे हैं कितना प्यारा सा अर्थ है हमारी इस हिंदी का। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो हीनता को नष्ट करे, अर्थात हीन भाव को नष्ट करे। हीन भाव को, हीनता का मतलब क्या होता है भैया? हीन भाव, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, इन सब को नष्ट कर दे। नष्ट कर देने का मतलब होता है समाप्त कर दे। क्या कर दे भैया? समाप्त कर दे। यानी कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो हीनता को नष्ट करे, अर्थात जो हीन भाव को, द्वेष को, घृणा को, ईर्ष्या को, एक दूसरे से जलन को समाप्त कर दे, वह हिंदी कहलाती है। सोचिए इतनी अच्छी भाषा है, इतनी प्यारी सी भाषा है जिसका अर्थ है, जिसके एक ही शब्द में, एक ही शब्द जो लिखा हुआ है हिंदी, इसी एक शब्द से आप देख रहे हैं इसकी संपूर्णता की जानकारी मिल रही होगी आपको। कि बताइए, एक संपूर्णता की जानकारी मिल रही है, यानी कि ये सारी चीज़ों, यानी कि जितना इस अभी समाज में हमारी जितनी बुराइयां व्याप्त हैं, जितनी व्याकुलता इस समाज में है, वो उन सारी बुराइयों को, उन सारी खराब चीज़ों को नष्ट करती है, समाप्त करती है। जैसे द्वेष, आजकल द्वेष आम बात है, घृणा एक दूसरे से आम बात हो गई है, ईर्ष्या आम बात है, जलन एक दूसरे से आम बात है, होती है। इन सब चीज़ों को जो नष्ट करता है वो हिंदी कहलाती है। हीन भाव, देखिए एक शब्द लिखा हुआ भैया, हीन भाव। हीन भाव को नष्ट करें। जैसे आप लोग शर्म करते हैं, हमें हिंदी आती है, उसको इंग्लिश आती है, इसलिए हम बोल नहीं पाते, हमें शर्म आती है। हीनता का भाव होता है। हीन का मतलब होता है अपने आप को नीचा समझना। देख, जो हीन भाव को समाप्त कर दे, अर्थात हिंदी बोलने में गर्व करें, और ये गर्व से कहें कि हम हिंदीवासी हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारी यह मातृभाषा है और बोलेंगे। भारत में मैक्सिमम हिंदी बोले जाने वाली भाषा है, तो भाई इनका सम्मान करें। तो हिंदी बोलने में बिल्कुल शर्म ना करें, हिंदी बोलें। आइए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो हीनता को नष्ट करे, अर्थात जो हीन भाव, द्वेष, घृणा और ईर्ष्या और जलन को नष्ट करे, वह कहलाती है हिंदी। तो आप लिख सकते हैं एक छोटी सी परिभाषा, जो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, हीन भाव को नष्ट करे हिंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंदी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? हिंदी कहलाती है। अर्थात जो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, हीन भाव को नष्ट करे वह हिंदी कहलाती है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो हीनता को नष्ट करे, अर्थात जो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, जलन को नष्ट करे वह हिंदी कहलाती है।
याद हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, आपको इसी क्लास में पढ़ के जाएंगे, आप देखेंगे आपको याद हो गया है। यानी कि आप लगातार बने रहेंगे जब तक वर्ड वाला खत्म ना कर दूं। ये गारंटी है आपको कि आप याद करके इसी क्लास में जाएंगे, आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप लेक्चर देखेंगे और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लें, छाप लें, हो जाए तो बताएं। हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप बढ़ते हैं आगे भाई। अभी तक हमने जाना कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो हीनता को नष्ट करे, जो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इन सब चीज़ों का नष्ट करे, जो बुराइयों का समाप्त करे, वह हिंदी कहलाती है भैया। तो आइए हिंदी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है और इसी में लिखेंगे भाषा की लघुत्तम व सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ये और ये वर्ण ध्यान देंगे, इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज में ना आए। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। और अगर हमसे कोई ये पूछ ले तो फिर ध्वनि क्या है? भाई जो कुछ, ध्वनि का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी पटर पटर बोल रहा हूँ तो क्या है? ध्वनि है। मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है यही क्या है? आपकी ध्वनि, यही साउंड है। अगर मैं इसी साउंड को लिख दूँ वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो ध्वनि निकल रही वो एक मौखिक ध्वनि है। तो मौखिक ध्वनि की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि हो जाएगी, और लिखित रूप में अगर देखें तो वर्ण हो जाएगी। अर्थात लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? आपकी वर्ण। इसी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वर्ण का, जैसे मैंने बोला भाषा की, तो मैं भाषा बोल रहा हूँ, ये मेरी ध्वनि है। अगर मैंने भाषा को लिख दिया तो यह एक शब्द बन गया। भाषा एक क्या बन गया? शब्द बन गया। तो मौखिक रूप से ध्वनि की मौखिक रूप से लघुत्तम और छोटी इकाई ध्वनि होती है, और भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे वर्ण होती है। अगर उसने कह दिया कि मौखिक रूप में भाषा की लघुत्तम व छोटी इकाई बताएं, तो आप बताएंगे ध्वनि होती है। तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि होती है। ठीक है, चलिए आगे एक पॉइंट आउट करते हैं फिर से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? वाक्य कहलाती है। ये यानी कि सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी शब्दों का अगर हमें अर्थ निकालना हो, जैसे कैसे, अगर मैं बात करूं राम जाता, ऐसे लिखें राम बाजार जाता है, तो यानी ये कहाँ जा रहा है भैया? बाजार जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? राम बाजार जा रहा है। तो यह एक सार्थक खंड है। सार्थक खंड होने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का अर्थ आपको समझ में आ रहा है। अर्थ क्या समझ में आ रहा है? कि एक कोई राम है और वो जा रहा है भैया कहाँ? बाजार। बाजार क्या करने जाएगा भैया? कुछ खरीदने जाएगा, लड्डू पेड़ा मिठाई जो भी खरीदे, कुछ सब्जियां भी खरीदेगा, घर वाले बोले होंगे तो खरीदने के लिए जा रहा होगा। तो इसका एक सार्थक अर्थ हमें पता चल रहा है कि राम आखिर कर क्या रहा है। तो राम बाजार जा रहा है। तो या अगर लघुत्तम सार्थक इकाई की बात करेंगे तो क्या होता है भैया? वाक्य होता है।
तो अब आपके सामने 3 प्रश्न, अगर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो वर्ण, मौखिक रूप से पूछे तो ध्वनि, सार्थक रूप में पूछे तो वाक्य। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक, इनमें कोई समस्या हो तो बताएं, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको आप तब तक छापें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। छप गया होगा, बिल्कुल छप गया होगा। आइए इनको भी हटाते हैं और अब चलते हैं भैया। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। अब इन वर्ण को जानते हैं कि आखिर भाई ये वर्ण है क्या, ये वर्ण होते क्या हैं। आइए वर्ण हेडिंग डाल देते हैं और वर्णों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप पहले लिख लें, ध्वनियों के लिखित रूप को, ध्वनियों के लिखित रूप को, ध्वनियों के लिखित रूप को, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये यानी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल रहा है, जो मैं कब से पटर पटर कर रहा हूँ, यह एक ध्वनि। अगर इस ध्वनि को मैंने लिख दिया, पेपर पे लिख दिया, बोर्ड पर लिख दिया, पेन से कहीं मैंने दीवार पे लिख दिया, तेरे नाम, ये वो बहुत सारी चीजें जो लिख दिया, वो क्या है? वर्ण कहलाती। क्या है भैया? वर्ण। यानी कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जिसको मैंने पेपर पर लिख दिया, बोर्ड पर लिख दिया, क्या है? ध्वनि, वर्ण हो गए, ध्वनियों के लिखित रूप। और वर्णों का सार्थक खंड या विखंडन या क्षर नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्णों को 2 वर्णों में नहीं तोड़ा जा सकता। वर्ण अपने आप में अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब समझते हैं? जिसको भेदा ना जा, जिसको भाजित ना किया जा सकते, जिसको विभाजित ना किया जा सके, वो अभाज्य कहलाता है। अभाज्य संख्या पढ़ते होंगे आप लोग, तो उसी प्रकार से यानी कि वर्ण को भैया तोड़ा नहीं जा सकता है, सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? वर्णों का सार्थक खंड, विखंडन लिख लें भाई, विखंडन या क्षर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों का सार्थक खंड या विखंडन या क्षर नहीं किया जा सकता, अर्थात एक वर्ण को 2 वर्णों में तोड़ा नहीं जा सकता है। जब अर्थ दे, जब अर्थ नहीं देगा तो फिर सार्थक किस चीज का, है ना? कहते हैं इंसान जैसे होता है, किसी को बुला रहे यार, उसको बुलाओ तो कुछ काम कहो तो ठीक है, नहीं तो क्या मतलब है उसको बुलाओगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कुछ सार्थकता होनी चाहिए, अर्थात उसके अंदर कुछ क्षमता हो, कुछ कर सकता हो, कुछ करने में सामर्थ हो, ठीक है, नहीं तो क्यों बुला रहे हो फालतू यार, बेवजह में आएगा, टाइम वेस्ट करेगा, खाएगा पिएगा बैठेगा, इससे अच्छा है ना बुलाओ। होता है ना? सेम वही चीजें। तो सार्थक खंड होने का मतलब भैया होता है कि ऐसा खंड जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जब अर्थ नहीं है, बेअर्थ, जो बेअर्थ है उसका कोई काम नहीं है, अर्थ होना जरूरी है भैया। इसलिए अपना वैल्यू रखें और अर्थ रखें। चलिए इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट हम लोग जोड़ते हैं, वर्णों की कुल संख्या। बहुत सही, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वर्णों की कुल संख्या। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वर्णों की कुल संख्या बताएंगे। मैं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग ये चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, बताएंगे आप लोग वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। सभी लोग बताएंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं इससे पहले आप कितने वर्ण जानते थे? तो वर्णों की कुल संख्या होती है भैया 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको पढ़ने के बाद कि आप अब तक, यानी कि इसके पढ़ने से पहले तक वर्णों की कुल कितनी संख्या आप जान रहे थे। ठीक,
तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है भैया? 52 होती है। अब आश्चर्य की बात हो गई, सर हमने तो 52 नहीं पढ़ा था। हाँ, नहीं पढ़ा था, सच में आपने 52 नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आज 52 पढ़ाऊंगा और एक एक वर्ण आपको गिनती करवाऊंगा कि देखिए 1 से 52 कैसे आप 52 वर्ण गिनेंगे और आपको कैसे पता चलेगा आप वर्णों की संख्या अभी तक गलत पढ़ रहे थे। तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसे कहते हैं मानक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट है भैया ये तीनों। इन तीनों को आप एकदम नोट कर लें, दिमाग में छाप लें, एकदम से लिख लें, भूलना नहीं चाहिए। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों का सार्थक खंड, विखंडन या क्षर नहीं किया जा सकता है और वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। स्क्रीनशॉट लेंगे, लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और आपको इन 52 वर्णों को गिनाते हैं कि ये 52 वर्ण भैया होते कौन कौन से हैं। आखिर होते कौन कौन से हैं ये भी तो हम पता कर लें। तो आइए आज हम लोग इन वर्णों को गिनते हैं और वर्णों की गिनने की कहानी कुछ इस प्रकार से करें। इनका नाम हम दे देते हैं भैया वर्णमाला। पढ़े हैं? नर्सरी की बुक ले आए, उसमें लिखा रहता है वर्णमाला। बड़े सुंदर अक्षरों से वर्णमाला लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ होता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लिखा होता होगा। देखेंगे आज नर्सरी की किताब। आप लोग सोच रहे हैं कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं सर, कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, आप नर्सरी की किताब देखने। हाँ, नर्सरी किताब में ही तो वर्णमाला आपको दिखेगा अच्छे से, तभी तो आप समझ पाएंगे, नहीं समझ कहाँ पाएंगे। इसलिए आप 10th में 12th में तो सर्व ना करेंगे, नर्सरी किताब देखना पड़ेगा। अरे देखिए भाई, नॉलेज है, नॉलेज कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। आप भी क्या बात करते हैं। चलिए वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला में देखें, इसका मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करता हूँ। वर्ण प्लस माला, संधि अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं, आप यही सोच ले। तो अभी थोड़ा सा इनको देखें, आगे जब आएगा सब समझ में आएगा। इससे बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो इतना आप कर सकते थे, इसलिए मैंने कर लिया। यानी कि वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। माला का मतलब समझ रहे हैं? फूलों का माला, हार भैया डायमंड वाला, सोने का यानी गोल्ड। अब भाई कोई सिल्वर तो पहनेगा नहीं, ये तो इसलिए कोई मतलब नहीं उसको लिखने का। हार, फिर बोलेंगे नौलखा हार, बहुत परिचित होंगे आप इनसे, है ना। हार यानी माला का मतलब होता है फूलों की माला। ढेर सारे फूल बना दिए जाएं, एक साथ गूंथ दिए जाए, वो माला कहलाती है। जैसे देखें, ये मैंने किया, फूल लिया और भैया ये बना दिया, एक माला बन गई। हाँ, कुछ इसी प्रकार से माला हम बना सकते हैं। और क्या माला बनाएं, लीजिए इसमें कुछ लॉकेट वॉकेट लगा देते हैं, तो ये बन गई माला। पहना देते हैं इनमें किसी एक इंसान को, उनका गर्दन बना दिए, लीजिए, और ये इंसान को हमने माला पहना दिया, तो ये इंसान माला पहन लिए हैं। तो भाई वर्णों का माला, वर्णमाला का मतलब वर्णमाला, वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का ऐसा सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। समझ नहीं पाए? यानी कि वर्णों का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में वर्णों को सजा कर रखा गया हो, वह वर्णमाला कहलाता है। ये एक सिस्टम है भैया। अब आप देखें सिस्टम कैसा होता है। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो भाई सिस्टम ऐसा, जैसे मान लेता हूं कि आज दावत है, दावत है कहीं, और दावत के 2 पहलू, मेहमान आएंगे, गेस्ट, और गांव वाले भी आएंगे खाने। मेहमानों के लिए अलग से कुर्सी, वीआईपी वाली, वीवीआईपी कुर्सी, है ना, चेयर, कुर्सी लाएंगे। इनको तो टाट पट्टी भी बैठा देंगे, खा लेंगे बेचारे, लेकिन मेहमान बेचारे गुस्सा आ जाएंगे। इनको अगर वीवीआईपी व्यवस्था ना मिली, गुस्सा आ जाएंगे तुरंत।
तो भाई इनको गुस्सा आना तो है नहीं। अब एक सिस्टम बनाते हैं दावत में, जैसे एक सिस्टम बनाते हैं कि खाना कहाँ बनेगा, मेहमानों को बैठने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, कौन कैसे बैठेगा, खाना कहाँ खिलाया जाएगा, टेबल चेयर कैसे सेट की जाएगी, एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक वे में। अगर आप एक टेबल यहाँ लगा दिए तो दूसरी यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर एक लाइन बनाएंगे। ये देखें, ये एक सिस्टम बन गया। यानी कि आप देख रहे, अब ऐसा तो है नहीं भाई ये यहाँ लो, हाँ खिंचा दिए, अब ये कोई सिस्टम थोड़ी ना है, यहाँ वहाँ फेंक दिए है, पड़ा पता चला कूड़े जैसा पड़ा है, तो कूड़े जैसे नहीं फेंकना है, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए। देखिए क्रम से लगा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी क्रम में है, सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है। सुसंगठित का मतलब होता है एक साथ एक स्थान पर रखा हुआ होना, सुसंगठित कहलाता है। सुव्यवस्थित का मतलब होता है कोई चीज व्यवस्था में रखी हुई हो, अच्छी तरीके से रखी गई हो। क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम के अनुसार रखी गई हो, यह कहलाती है सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सिस्टम। जिसमें वर्णों को रखा गया है वही कहलाता है आपका वर्णमाला। अर्थात दावत में इसी प्रकार से आपने सिस्टम बनाया कि बैठने की व्यवस्था कहाँ होगी, खाना कहाँ बनेगा, खाना खिलाया कहाँ जाएगा, एक आपने सिस्टम तैयार किया, उस सिस्टम के तहत आपने काम किया। जब ये काम दावत वावत खत्म हो जाती है तो इस पर चर्चा भी की जाती है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया वह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ या नहीं। तो पता चलता है हाँ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, तो इसकी हमें खुशी मिलती है। चलिए जो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया, जो हमने मेहनत किया, वो हमारी मेहनत सफल रही, सार्थक रही। सेम उसी प्रकार से अगर वर्णमाला को एक सिस्टम में रखेंगे, सुसंगठित रखेंगे, सुव्यवस्थित रखेंगे, क्रमबद्ध रखेंगे, तभी वह वर्णमाला आपको सही दिखेगा। अन्यथा पता चला का के बाद खा आ रहा है, का के बाद हमने खा नहीं गा को रख दिया तो उल्टा हो गया, सारा सीरीज खत्म हो जाएगा। यानी क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। हिंदी की वर्णमाला जब भी लिखे क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है, यानी क्रमबद्ध शब्द जरूर आएगा। जब तक क्रमबद्ध ना आए आप हिंदी वर्णमाला सही नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी मैं एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी डिफिनीशन लिखाने वाला हूँ। उस डिफिनीशन पे आप ध्यान देंगे और डिफिनीशन को ध्यान देने के बाद आप समझेंगे क्या होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। यानी कि वर्णों का, फिर से लिखते हैं, वर्णों के सुसंगठित सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णमाला कहलाती है, या वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के सुसंगठित सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णमाला कहलाती है। एक क्रम से लिखा गया हो, एक सिस्टम से लिखा गया है। किस सिस्टम में लिखा गया हो देखें, जब भी आप लिखते हैं तो ये आता है पहले छोटा, यानी आ ई ऊ ऐसे आएगा। ये क्रम चलता हुआ जाएगा आहा तक, बीच का गैप किया हूँ, ध्यान देंगे। फिर आप पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंग, चा, फिर छा, इस तरीके से चलते हुए जाएंगे। फिर यहाँ आएंगे और लास्ट में आपको मिल जाएगा ज्ञा। तो ये क्या है भैया, एक वर्णमाला का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध समूह जो कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका वर्णमाला। क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, वर्णमाला कहलाएगा। ये होता है वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। फिर वही बात आप लोग सोच रहे हैं, अरे सोच क्या रहे हो, अरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या ही तो पूछा भाई, तो फिर इसमें सोचने क्या है। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या
52 अर्थात 52 होती है, 52 होती है। ठीक, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो इनको आप छापे। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं। चलिए, छप गया होगा। इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे की ओर। कदम से कदम बढ़ाए चल, एक दिन सफलता की ओर पहुंच जाएगा। इसी तरीके धीरे धीरे पढ़ते रहो, एक दिन बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद एक दिन रिज़ल्ट आ जाएगा, और रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, हमें प्रसन्नता होगी। हमें का मतलब आप लोगों को प्रसन्नता होगी, चेहरा खिला खिला होगा। और चेहरा जब खिला खिला होगा, सब कुछ खिला खिला लगेगा, है ना। तो सब कुछ खिला खिला लगे, इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा नारा है पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। और जुड़े पाठशाला एकेडमी से और पढ़ते रहें आगे तक। चलिए आइए देखते हैं 52 वर्ण वाला। मैं पहले आपको 52 वर्ण गिनाऊंगा कि 52 वर्ण होते कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं। मैं आपको ये 52 वर्ण गिनाने वाला हूं। तो आज आप 52 वर्ण पहले गिने। 52 वर्णों में गिनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा एक एक वर्ण आपको मैं बताऊंगा भी ये वर्ण ये होते हैं। तो आइए भाई, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या 11 होती है। ओहो हो, दैट्स वेरी बैड, है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं 11 नहीं सर 13 होते। ना 13 नहीं 11 होती है। अभी हम बता रहे हैं कि 13 क्यों नहीं होती है। 2 स्वरों को हम खा नहीं गए हैं, 2 स्वरों को अलग कहीं रखे हैं, अभी दिखाएंगे। अभी उनको हमने निकाला नहीं। यानी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 11 होती है। बिल्कुल परेशान ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर लगता है खा गए हैं। नहीं भैया, हम खाएंगे क्यों और किस लिए खाएंगे, थोड़ा सा आप बताएं हमें, काहे खा जाएंगे। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आइए इनको लिख भी लेते हैं, नहीं तो आप परेशान हो रहे होंगे। आ ई ऊ री ए आई ओ आओ, इतने ही स्वर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर अन और हा स्वर नहीं होते हैं, ना तो वो स्वर है ना तो वो व्यंजन है। तो फिर सर क्या है? वो आयोग वाह है। क्या है भैया? आयोग वाह। वो होते हैं आयोग वाह। आयोग वाह कितने हैं? आयोग वाह की संख्या 2। और ये होते हैं आपके अन और आहा, यही होते हैं आयोग वाह। आयोग वाह का मतलब होता है इनकी कोई जातियां नहीं है। जातियां का मतलब होता है ना तो ये स्वर में है ना तो ये व्यंजन में है। समझ रहे हैं? ना तो ये स्वर में है ना तो व्यंजन में है, ये बीच वाली कहानी में है। तो ये क्या होते हैं? अन और आहा, ना तो व्यंजन है ना तो स्वर है, इनको कहा गया आयोग वाह। तो देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अन को कहा जाता है भैया अनुस्वार। इनका नाम लिख दिया गया। अन को कहा जाता है अनुस्वार और आहा को कहा जाता है भैया विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अन को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो 11 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11 स्वर हो गए, 2 आयोग वाह, अन आहा आयोग वाह हो गए। अन को अनुस्वार, आहा को विसर्ग कहते हैं। अब आते हैं व्यंजनों की कुल संख्या। तो देखिए व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों की कुल जो संख्या है, कुल संख्या वो मानी गई है भैया। कुल संख्या व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। अब आप लोग सोच रहे हैं अरे 33 कहाँ से? 33 होती है। इस 33 में खंड किया गया है। इस 33 को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसी में आता है वर्गीय व्यंजन। कौन कौन सा व्यंजन भैया? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय या इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन,
इनकी संख्या होती है 25। और 25 किस प्रकार से लिखे हुए होते हैं मैं ये बता दूं, यानी व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है और 33 को मैं बांट रहा हूं कि 33 कौन कौन से हैं। तो वर्गीय व्यंजन या अस्पर्श व्यंजन पहला होता है जिसमें 25 होते हैं, और ये 25 लिखे जैसे कैसे आते हैं, इनको का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कचट तप, कचट तप, यानी कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, वो लिखे होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में। कैसे? का वर्ग का मतलब होता है काखा का गंगा, चा का चा झैया, टा का टा ढाणा, ता का ता ढाणा, पा का पा मा। इतने होते हैं आपके वर्गीय व्यंजन। इसके बाद इसी में भैया जोड़ लिया गया, वर्गीय व्यंजन में जोड़ लिया गया अंतस्थ व्यंजन को। किनको जोड़ लिया गया भैया? अंतस्थ व्यंजन को। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके, वो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं आपके 4। 25 फिर 4 29 हो गया, 25 4 क्या हो गया भैया? 29 हो गया। और 4 व्यंजन और जोड़ लिए गए। किनको जोड़ लिया गया भैया? संयुक्त व्यंजन को। किनको जोड़ लिया गया? संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं? 4। अंतस्थ 4 होते हैं, और अंतस्थ जो 4 होते हैं उनको मैं अगर लिखूं तो या, रा, ला और वा होते हैं। संयुक्त व्यंजन को लिखें तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होते हैं ये। तो 25 4 29 4 33 हो गए। इन्हें कहते हैं व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो गया? कुल व्यंजनों की संख्या। अभी आप सोच रहे हैं सर अभी तो तय हुआ नहीं, 33 11 44 2 46 ही हुआ है, अभी 6 वर्ण बाकी है। हाँ बिल्कुल, अभी 6 वर्ण बाकी है। तो मैं आपको 6 वर्णों की संख्या और बताऊंगा कि ये 6 वर्ण और कौन कौन से हैं। तो आप अभी परेशान ना हो, अभी आप इतना छापें। स्वरों की संख्या 11, आयोग वाह 2, व्यंजनों कुल संख्या 33 है, जिसमें वर्गीय आसपास व्यंजन 25 हुए गए, जिनको कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्रांग, ज्ञा और स्रा। अब इसके नीचे आप इसको छापे तो इसमें आपको मैं 2 चीजें और बताता हूँ। 2 वर्ण और आपके हैं। अब आप सोच रहे हैं 2 और कौन कौन से हैं, तो आप छाप लिए होंगे, छाप नहीं लिए होंगे तो इस बॉक्स में देख लें। 2 वर्ण और होते हैं, और वो होते हैं भैया आपके ओष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ओष्म व्यंजन। ये 4 होते हैं, और इनको लिखा जाता है सा, सा, सा और हा। सा, 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 हा। और एक व्यंजन होते हैं द्विगुण व्यंजन। कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 2। और अब आप सोच रहे हैं ये कौन कौन से? ये व्यंजन है, ये और ये ड़ा, ड़ा, ये 2 व्यंजन है, इनको पढ़ा ड़ा। यानी कि ये इनसे बनता है भैया सड़क, इनसे बनता है सड़क, और इनसे बनता है ढोलक। आपने यूज किया जरूर है लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे देखें यहाँ श्रा आपने यूज तो किया, लेकिन आपको पता है श्रमिक आजकल बन रहा है, श्रम कार्ड वही यूज होता है, लेकिन इनका आपने देखा नहीं होगा। तो ये बढ़ गए और ये दोनों बढ़ गए, दोनों बढ़ गए, और इनको निकाल दिए। तो टोटल गिन लीजिए भैया, 11 2 13 33 46, 46 4 50, 50 2 52 हो गए। यानी कि ये आपके वर्णमाला हैं, ऐसे आपकी वर्णमाला लिखी हुई है। इतने वर्ण होते हैं, यानी कि स्वरों की संख्या 11 होती है, मैंने लिख दिया। आयोग वा 2 होते हैं, अन और आहा होते हैं। फिर उसके बाद कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें वर्गीय या स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए।
उस व्यंजन होते हैं भैया 4 और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। ये व्यंजनों की कैटेगरी है, किस कैटेगरी में व्यंजन को बांटा गया है। ठीक, व्यंजनों किस कैटेगरी में बांटा गया है। ये टाइप्स हो गए किसके, व्यंजन के क्या हो गए, टाइप हो गए। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहानी हुई भाई आपकी वर्णमाला की, कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी कहते किसे हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये चीज़ें बता दी गई हैं। अब आपको अगली क्लास में, अर्थात आज यहीं तक, अगली क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि वर्णमाला के भेद कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यानी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर मैं बताऊंगा स्वरों के कितने भेद होते हैं, फिर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो स्वरों के भेद को पढ़ लेंगे, व्यंजनों के भेद को पढ़ लेंगे। यानी प्रकार, भेद का मतलब क्या है, प्रकार, टाइप्स। तो उनके टाइप्स और प्रकार को पढ़ लेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, तब फिर हम लोग अपने टॉपिक चलेंगे। रस, छंद, अलंकार, रोला, सोरठा, दोहा, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में एक नई ऊर्जा, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस, जय हिंद।